तो कहानी के शुरू होते ही हम एक लड़की को पिलर से बंधा देखते हैं। उसे किडनैप किया गया था। किडनैपर जैसे ही उसके पास आया वो रोने लगी, गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। पर किडनैपर बोला, खामोश, मुझे पैसों की नहीं तुम्हारे खून तुम्हारे जिस्म की भूख है। ये कहकर वो उसे खोलते हुए एक दूसरे रूम में ले जाकर चेयर से बांध देता है और उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड को लेकर आता है जो फिल वक्त बेहोश था। लड़की एक और मर्तबा उनकी जान छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है तो वो गुस्से में बोलता है, समझ नहीं आई, पैसे नहीं चाहिए, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ ये सब। लड़की दोबारा पैसों के लालच देते हुए कहती है, तुम्हारी बेटी को जो चाहिए मैं उसे दूंगी, उसके इलाज पर जितना खर्च आया मैं उठाऊंगी, बस तुम हमें छोड़ दो। लेकिन किडनैपर का जवाब अब भी ना था। वो कहता है, तुम्हारे पैसे मेरी बेटी को नहीं बचा सकते क्योंकि वो मर गई है और अब उसे वापस पाने के लिए मैं तुम दोनों की लाशें सेंटाना को दूंगा, जिसके बदले वो मुझे मेरी बेटी वापस कर देगी। ये कहते ही एक अजीब सी जिंदा डॉल उनके सामने आकर खड़ी हुई, जिसे देखकर वो लड़की बुरी तरह डर गई। वो अब कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों के सामने अब वो किडनैपर उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पर टेप लगाता है और कुछ स्पेल्स पढ़ते हुए एक अजीब सी नाइफ उसके जिस्म में स्टैब कर देता है। उस लड़की के बॉयफ्रेंड से निकलता हुआ खून वो एक गिलास में इकट्ठा करने लगा था और ये देखकर लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने आप को छुड़वाने के लिए जोर लगाया और हाथ खुलते ही वो यहाँ से भाग गई। लेकिन भाग कर जाती भी वो कहाँ पे? ये एक सुनसान आइलैंड था। भागते भागते जब वो थक गई और सांस लेने के लिए रुकी तो उसने फील किया कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो इसके पीछे सेंटाना थी जो उसे लेकर दोबारा वहीं उसी फार्म हाउस में आ गई। लेकिन किडनैपर उस लड़की को दोबारा बांध देता है और फिर काम खत्म करके अपने लाउंज में आकर टीवी चला देता है जहां उसे एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलती है। उस डॉक्यूमेंट्री की एंकर थी जोई, जो पूरी दुनिया की अजीबोगरीब जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी और उनकी खबर सब लोगों तक पहुंचाती थी। उसकी टीम के 6 लोग उसकी स्ट्रेंथ थे और सभी लोगों को नई नई जगह डिस्कवर करना भी बहुत पसंद था। यहीं पर हम टोरी नाम के एक टीम मेंबर से मिलते हैं जो इनकी सोशल मीडिया मैनेजर है। वो इस टाइम जोई को कुछ ईमेल्स और लेटर हार्ड फॉर्म में देती है। उनमें से एक के अलावा जोई सभी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो लेटर एक इन्विटेशन की शक्ल में था। दरअसल वो एक इनविटेशन ही था। कोई आदमी जोई और उसकी टीम को अपने आइलैंड पर बुला रहा था जिसके बारे में बहुत सी ड्रोनी कहानियां मशहूर थीं। इस आइलैंड का सुनकर जोई और उसकी पूरी टीम एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि फाइनली उनको काफी अरसे बाद कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मिल रहा था अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए। सीन कट होकर दोबारा उसी आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर किडनैपर उसी लड़की के पास आया। लड़की अब रो रही थी। वो जानती थी कि आदमी उसके ऊपर रहम नहीं करेगा, लेकिन हुआ उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग। किडनैपर उससे माफी मांगने लगा। किडनैपर ने उससे बोला, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से जितनी भी तंगी हुई है मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सुनकर वो लड़की भी हैरान थी। इससे पहले कि वो किडनैपर पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर पाती, किडनैपर इसका मुंह पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और वो लड़की मर जाती है। खैर, अब दिखाया जाता है कि जोई की पूरी टीम उस आइलैंड पर जाने के लिए सबसे पहले एक बोट का इंतजाम करते हैं। हैरानगी की बात ये थी कि ये लोग जिस बोट वाले से भी बात करते थे वो सभी उस आइलैंड पर जाने से इनकार कर देते थे। काफी टाइम बाद उसको एक ऐसा बोट वाला भी मिल गया जो उस आइलैंड पर जाने के लिए तो मान गया, लेकिन उसने बहुत सारे पैसे मांगे। फिलहाल पैसे इनके लिए बड़ा मसला नहीं था। ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही पहले तो सब काफी अच्छा था। वो आइलैंड काफी खूबसूरत और ग्रीन था। वहां का मौसम, वहां की खूबसूरती इन्हें खुश कर देती है, लेकिन ये लोग अभी इस खूबसूरती के पीछे छुपे खतरे को नहीं जानते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी। आइलैंड में जगह जगह डॉल्स को लटकाया गया था। अब बोट वाला इन्हें यहीं तक ला कर फार्म हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता बताता है और कहता है तुम्हें इसके आगे खुद ही जाना है। ये बात सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन खैर, ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक्साइटेड थे। जगह जगह डॉल्स का लटका होना ये उनके लिए इंटरेस्टिंग बात थी। इसीलिए जोई इस डॉक्यूमेंट्री की हिस्ट्री और अपना स्टार्ट यहीं पर शूट करती है। अब पीछे से वो बोट के मालिक जो अकेले ही वापसी के रास्ते पर पड़ रहा था, चलते हुए उसे अजीब सा डर लगने लगा, ऐसे जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, जैसे यहाँ पर लटकी हुई डॉल्स उसे गौर से देख रही हों। ये सारी चीजें फील होने पर वो वहाँ से भागने लगता है और अचानक उसके सामने सेंटाना डॉल आकर खड़ी हो जाती है। ये वही डॉल है जिसकी कहानियां उसने सुन रखी थी और वो उस डॉल से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं तो यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़ने आया था, तुम उन सबको मार देना, इसके बदले तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन सेंटाना उसकी एक नहीं सुनती और उसका मुंह पकड़ते हुए गर्दन को मरोड़ कर उसे मार देती है। सीन कट होकर अब हमें जोई को दिखाया जाता है जो इस आइलैंड की हिस्ट्री बता रही थी। असल में इस आइलैंड पर एक आदमी था जिसकी बेटी मर गई, जिसके मरने से न जाने उसके दिमाग को क्या हुआ। उसने पूरे आइलैंड
आइलैंड में डॉल्स लटका दी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटे की स्पिरिट किसी तरह यहाँ आइलैंड पर लटकी हुई डॉल्स के अंदर कैद हो जाएगी, लेकिन ऐसे वो बार बार अपनी बेटी से मिल पाएगा। अब वेरोनिका यानी इनके ग्रुप की एक मेंबर आइलैंड में अकेली ही निकलती है और करीब ही उसे एक घर दिखाई देने पर वो अपनी पूरी टीम को आवाज देकर यहीं बुला लेती है। ये घर देखकर सबको ये नॉर्मल लग रहा था, ऐसे जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान का घर होगा, लेकिन अजीब काम इनके साथ ये हुआ कि इसका दरवाजा खुद ब खुद उनके लिए खुल गया। जोई को लगा कि ये जूलियन का घर होगा, उसी आदमी का जिसने उन्हें लेटर लिख कर यहाँ बुलाया था। वो घर के अंदर जाकर जूलियन जूलियन ऐसी आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी जवाब ना आने पर ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर का सामान माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, हालांकि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जूलियन का घर काफी डरावना होगा। खैर ये लोग अपनी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट यहीं शूट करने का डिसाइड करते हैं। जोई बोलना स्टार्ट करती है और कैमरामैन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। रिकॉर्डिंग करते हुए उसे जोई के ठीक पीछे सोफे पर संटाना बैठी दिखाई देती है। इस सब से वो बुरी तरह डर गया। उसने रिकॉर्डिंग रोक दी और ये बात अपने पार्टनर्स को बताई। सभी थोड़ा थोड़ा डर चुके थे, लेकिन तभी अचानक पीछे से जूलियन आ गया। उसकी एंट्री भी सबको हिला देने वाली थी, लेकिन वो सबको काम डाउन करता है और यहाँ आने के लिए वेलकम कहता है। रात हो चुकी थी। रात में वो सबके लिए बोनफायर भी चलाता है और उनसे बातें करता है। जूलियन उन्हें बताता है कि पहले बहुत से लोग इस आइलैंड पर आया करते थे। इस आइलैंड को विजिट करने के लिए पहले मुझे लगता था कि वो लोग मेरे लिए आते हैं, मेरा दुख बांटने के लिए आते हैं, लेकिन फिर वक्त गुजरा और मुझे एहसास हुआ ये लोग तो यहाँ सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो उसके बाद से मैंने इस आइलैंड पे सब लोगों का आना बंद कर दिया। वो अब जोई को बताता है कि मैंने आपकी टीम को इसलिए यहाँ बुलाया कि मैं आप सब लोगों को बता सकूं कि मेरी बेटी मरी नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि जूलियन ये कह क्या रहा है। तब जूलियन बताता है मेरी बेटी मरी नहीं है, उसकी सोल इस आइलैंड पे है लेकिन उसकी बॉडी नहीं, और मैं उसी की याद में इस आइलैंड पर डॉल्स लटकाता रहता हूँ ताकि उसकी रूह को सुकून मिलता रहे और वो उन डॉल्स में खोई रहे। सारी बातें खत्म होने के बाद वो इन सब से कहता है कि रात में इस आइलैंड पर ठंड हो जाती है, आप लोगों को ब्लैंकेट लेकर सोना चाहिए। अगर आप चाहें तो मेरे भी घर स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये सब लोग इनकार कर देते हैं और जोई जूलियन से कहती है असल में हमें रात के वक्त यहाँ के कुछ शॉट्स लेने हैं, ऐसे में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमें टेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जूलियन अपने घर चला जाता है। ये सब अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं, जबकि इनमें से एक कपल यहाँ पास के फार्म हाउस की बेसमेंट में चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अभी ये लोग यहाँ पर सोए नहीं थे कि इन्हें बाहर से किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। पहले पहले तो इन्हें लगा कि वेरोनिका और टोरी इन्हें तंग कर रहे होंगे, लेकिन फिर अचानक इनके सामने सेंटाना आ गई और इनके कुछ सोचने से पहले ही सेंटाना ने उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डाला। उसकी वाइफ डर कर जोर से चीख मारती है और अगले सेकंड सेंटाना उसका भी काम तमाम कर देती है। वेरोनिका और टोरी इस टाइम आइलैंड के विजिट पर निकले हुए थे, जहां आइलैंड में इन्हें काफी सारी डॉल्स नजर आ रही थी। टोरी का मानना था ये सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, यानी कोई डरावनी कहानी है इसके पीछे, लेकिन वेरोनिका इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ऐसे में दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और वेरोनिका गुस्से में टोरी को वहीं आइलैंड में छोड़कर वापस आ जाती है। टोरी अब जोई के पास आती है जो स्क्रिप्ट लिख रही थी। यहाँ सर्दी भी बहुत थी, उसके पास ब्लैंकेट भी नहीं था। वो टोरी को बताती है कि मैं जूलियन के घर जा रही हूँ उससे एक ब्लैंकेट लेने के लिए। घर के करीब पहुँचने पर गलती से उसे शोर हो गया और जूलियन खुद ही बाहर निकल आया। उसने जूलियन को बताया कि वो तो ब्लैंकेट लेने के लिए वहाँ आई थी। तो ये सुनकर जूलियन ने उसे अपने घर इनवाइट कर लिया, उसे ड्रिंक ऑफर की और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगे। जोई ने जूलियन से सवाल किया, अच्छा क्या मैं पूछ सकती हूँ आपकी बेटी को क्या हुआ था? कुछ सोचते हुए वो बोलता है असल में एक दिन वो दोनों बहनें खेल रही थीं, अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। तो जोई ने हैरानगी में पूछा, दो बहनें? क्या तुम्हारी एक और बेटी है? उसकी बात काटने के गुस्से में वो जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारता है और उससे कहता है जाओ, नहीं बताना मुझे कुछ। उसके इस अजीब गुस्से वाले बिहेवियर से जोई पूरी तरह डर गई थी। जूलियन को जैसे ही इस चीज का एहसास हुआ कि उसने गलत किया, उसने फौरन से ही जोई से माफी मांग ली और कहा असल में ये सब मेरे लिए बहुत इमोशनल है, मैं बार बार वो चीजें रिपीट नहीं कर सकता, मुझे दुख होता है और शायद इसी दर्द को छुपाने में मैं गुस्सा कर गया। आई एम सो सॉरी। जोई भी इस टाइम उसके इमोशन समझती है और उसे कहती है कोई बात नहीं। अब जूलियन उसे ब्लैंकेट आकर देता है और जोई अपने कैंप में वापस सोने के लिए चली जाती है। और आधी रात में हमने देखा कि एकदम से कोई जोई के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने जोई का मुंह पकड़ के की गर्दन तोड़ के उसे मार डाला। एकदम से जोई की आंखें खुली और हमें पता चला ये सब जो हमने देखा वो सिर्फ जोई का एक बुरा ख्वाब था। उसने ख्वाब में देखा था कि सेंटाना ने उसे मार दिया। वो डर कर उठ गई थी। उठते ही उसने देखा कि ये सुबह का वक्त था और उसके बाकी मेंबर्स भी उठ चुके थे और उसी का
का इंतजार कर रहे थे। अभी तक इनके ग्रुप के 2 मेंबर्स मिसिंग थे जिन्हें रात में हमने मरे हुए देखा। उनके यहाँ ना होने की वजह से उन लोगों को इनका बिहेवियर इनसेंसिबल लगता है। अब ये लोग उनके बगैर ही अपना काम स्टार्ट करने का सोचते हैं, लेकिन जोई ऐसा नहीं चाहती थी। जोई को लग रहा था कि हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हों, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए उसका साथी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं और टोरी शूटिंग के लिए जा रहे हैं, आप दोनों जाकर उन दोनों को ढूंढ लो। अब टोरी उस लड़के के साथ आ गई थी जूलियन के घर पे, जो इस टाइम लॉक था, और जूलियन खुद था इस टाइम जंगलों में। वो एक दरख्त के सामने खड़ा था जिसके ऊपर ग्रीन कपड़ों वाली डॉल लटकी हुई थी। वो अजीब तरीके से डॉल की तरफ देखकर मुस्कुराता है और डॉल भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर टोरी और उस दूसरे लड़के ने जूलियन का घर खोल लिया था। ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं और जूलियन का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर तक वो नहीं आया। उस लड़के ने यहाँ पर शूटिंग सेटअप बनाया और जैसे ही जाकर वो सोफे पर बैठा और उसे वहाँ टेबल पर रखी हुई बहुत सारी पिक्चर्स नजर आईं, जिनको देखते हुए उसे उनमें से टोरी की पिक्चर भी मिली। ये पिक्चर्स देखकर उसे रियलाइज हो गया कि उन्हें किसी प्लान के तहत यहाँ लाया गया है। वो टोरी ही थी जिसने जोई को वो इनविटेशन लेटर दिया था। इससे पहले कि वो ये बात टोरी से कंफर्म कर पाता, टोरी उसे खुद बता देती है कि वो जूलियन की बेटी है। ये कहते ही उसने उस आदमी के सर पर किसी चीज से जोरदार वार किया। ये करते ही उनके पीछे जूलियन भी आ गया, जिसने टोरी को इस काम की बहुत शाबाश दी और कहा, मैं और मेरी बेटी तुमसे बहुत खुश हैं। सीन कट होकर हमें वेरोनिका और जोई को दिखाया जाता है, जो कि अपने 2 मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में जाते हुए इनके दरमियान किसी चीज को लेकर बहस हो जाती है। अब ये बहस ही कर रहे थे, उनके सामने आ गई सेंटाना। वेरोनिका को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। उसे देखकर हंसने लगती है, लेकिन उसकी हंसी तब बंद हुई जब जोई ने उसे बताया कि ये सेंटाना है, क्योंकि रात में ये मेरे ख्वाब में भी आई थी। अगर हमें बचना है तो भागना पड़ेगा। वो दोनों भागने लग जाते हैं और तभी जोई को एक शॉर्टकट नजर आता है। वो वेरोनिका को आवाज देती रह जाती है, इधर से भागो, लेकिन वेरोनिका इसकी एक नहीं सुनती और ऐसे ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब जहाँ से जोई भाग रही थी, उसके पीछे से एकदम से जूलियन आकर उसके मुंह पर कपड़ा रख के उसे बेहोश कर देता है, जबकि वेरोनिका एक पुराने घर के अंदर छुप जाती है। वो जिस घर में थी, इसी घर के अंदर तो इनके दोनों साथियों की लाशें थीं, जिन्हें देखकर वेरोनिका का तो हाल ही बुरा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ सोचती या करती, इसके पीछे सेंटाना आकर उसके सर पे मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। अब वेरोनिका और जोई को जब होश आया तो वो दोनों जूलियन के घर पे थीं, जो यहाँ पर जब अपने एक दूसरे साथी की डेड बॉडी को देखती हैं तो उसकी भी हालत बुरी होने लगी। उसे अपना यहाँ आने वाला फैसला सबसे बुरा लग रहा था, क्योंकि इस फैसले ने उसके दोस्तों की जान ले ली थी। सब मर गए थे। लेकिन तभी इन दोनों के सामने आ जाती है टोरी, जिसे जिंदा और सही सलामत देखकर ये हैरान हो जाते हैं और टोरी उनसे कहती है, हैरान होने की बात नहीं, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। वो अब अपनी जूलियन के साथ बचपन की फोटोज दिखाती है। उन पिक्चर्स में जूलियन और उनके साथ सेंटाना भी थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर वेरोनिका उसे बदवाएं देने लगी थी, लेकिन तभी उसने वेरोनिका के गले पर चाकू रख दिया। ये देखते हुए जोई ने उसने अपनी जान की भीख मांगी। वेरोनिका ने कहा, प्लीज छोड़ दो हमें, ना करो ऐसे। तभी टोरी ने उन्हें बताया, नहीं, अब जान तो तुम्हारी बख्शी नहीं जा सकती, क्योंकि सेंटाना को तुम्हारी बॉडी पसंद आ गई है, इसीलिए अब तुम मारी जाओगी। तुम्हारा सेक्रीफाइस सेंटाना को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर जूलियन भी आ जाता है और इनसे कहता है, माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मारने से हमारी सेंटाना खुश होगी। अब ये दोनों सबसे पहले वेरोनिका और जोई को जख्मी कर देते हैं और एक बॉल में उनका खून इकट्ठा करते हुए कुछ स्पेल्स बोलते हैं, वही स्पेल्स जो जूलियन ने मूवी के स्टार्ट में बोले थे। अब इन्हें सारे मरे हुए लोगों का खून मिक्स करना था। ये काम करने के लिए जब टोरी वेरोनिका के पास गई तो वेरोनिका ने उसके हाथ में इतनी जोर से बाइट किया कि उसका हाथ कट के उसमें से खून आने लगा। वो खून वेरोनिका के खून के साथ मिल गया और रिचुअल बर्बाद हो गया। ये देखकर जूलियन घबरा सा गया था। वो रिचुअल को सही करने के लिए पहले बाकी सभी लोगों की डेड बॉडीज यहाँ लाने का डिसाइड करता है, लेकिन मौका पाते ही जोई पीछे से अपने आप को छुड़वा कर वहाँ से भाग जाती है। जूलियन उसका पीछा करता है, लेकिन यहाँ से वो उसे चकमा देकर एक पुराने घर तक पहुँच गई, जहाँ उसके पुराने साथियों की लाशें थीं। जूलियन उसे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गया था, लेकिन इस जगह का एक फायदा हुआ कि जोई को छुपकर जूलियन पर वार करने का मौका मिल गया। जैसे ही जूलियन उसके सामने आया, उसे यहाँ पुराने पड़े हुए एक स्टील रॉड से उसे मार डाला। उसे मारते ही यहाँ पे टोरी आ गई, जो अपने डैड को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो चुकी थी। इससे पहले कि वो जोई को कुछ कहती, जोई उसे भी मार देती है। अब वो बुरी तरह रो रही थी। ये सब जो उसने किया वो उसने खुद नहीं किया, बल्कि उसे शैतानी ताकतों ने करवाया है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि एकदम से उसके सामने सेंटाना आ गई और सेंटाना ने उसे गले से पकड़ते हुए मार दिया। इसके बाद सेंटाना ने अपना रिचुअल खुद पूरा किया और सब ही लोगों का खून मिलाते हुए
अपने आप को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर चेंज कर लिया। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि संटाना अब इस आइलैंड पे अकेली ही रहती है। जोई और उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है, जबकि संटाना जोई जैसे और मासूम लोगों का इंतजार कर रही है ताकि उसकी शैतानी ख्वाहिशात पूरी हो सकें। और बस ये दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।